नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। वायु प्रदूषण का स्थानीय मौसम पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अब वायु प्रदूषण का एक स्थानीय आसपास के क्षेत्र के मौसम पर भी अपना गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। औद्योगिक नगरों में अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता, बादलों की स्थिति, विकिरण, वायु की गति, वर्षा इत्यादि जलवायु दशाओं पर प्रभाव देखा जाता है। औद्योगिक नगर, जो कि औद्योगिक नगर है, अब औद्योगिक नगरों से क्या तात्पर्य? ऐसे नगर जहां पर विभिन्न प्रकार के कारखाने और फैक्ट्रियां देखी जाती हैं, जिनसे लगातार चिमनियों से धुआं निकलता है और धुएं के अंदर विभिन्न प्रकार के विषैले तत्व, विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें लगातार वायु में मुक्त होती रहती हैं, वायुमंडल में मुक्त होती रहती हैं, और जहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा देखा जाता है। नगरों के तापमान में अधिक वृद्धि के कारण इन्हें ताप द्वीप कहा जाने लगा है। अब क्या हुआ, जहां नगर हैं, जहां ये औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, इन औद्योगिक गतिविधियों के कारण यहां से लगातार वायु के अंदर इस प्रकार की विषैली गैसें पहुंचती हैं, विषैले तत्व पहुंचते हैं, जो कि उस क्षेत्र के आसपास के वायुमंडल के अंदर एक प्रकार का आवरण प्रभाव मुक्त करते हैं। आसपास के उस क्षेत्र के वायुमंडल के अंदर उसे एक तरह से घेर लेते हैं उस क्षेत्र को, जिससे वहां पर लगातार प्रगामी तापन में वृद्धि होने लगती है। तो मैं यूं कहूं कि ये नगर अपने आप में एक ग्रीन हाउस सा बन जाता है। ग्रीन हाउस बनने के कारण इसे एक ताप द्वीप, जिसे हीट आइलैंड, इंग्लिश में हीट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, एक ताप द्वीप की संज्ञा दी जाती है। अर्थात इस नगर का और उसके आसपास का क्षेत्र जहां प्रदूषण ज्यादा पाया जाता है, वो अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से तापमान के रूप में ज्यादा गर्म होने लग जाता है। उसका तापमान आसपास के समीपवर्ती क्षेत्रों के तापमान से अधिक हो जाता है इन प्रदूषकों के परिणाम स्वरूप। इसलिए उस क्षेत्र को ताप द्वीप की संज्ञा दी जाती है। इनकी तुलना निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु दशाओं से करने पर अंतर स्पष्ट देखा जाता है। जब हम इस प्रकार के नगरों की तुलना उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से करते हैं, जहां इस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, तो तापमान का अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगला वायु प्रदूषण का जो दुष्परिणाम है, वो भवनों पर या इमारतों पर भी देखा जाता है। वायु प्रदूषकों का दुष्प्रभाव भवनों पर भी पड़ता है। इससे ऐतिहासिक महत्व के अनेक भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है। खासतौर से यदि मैं ऐतिहासिक महत्व के भवनों की बात करूं, तो वायु प्रदूषण का जो सबसे ज़्यादा खतरा देखा जा रहा है, वो वर्तमान समय में आगरा के अंदर विद्यमान ताजमहल पे देखा जा रहा है। ताजमहल का निर्माण, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संगमरमर से हुआ है। संगमरमर एक सफ़ेद रंग का बहुत ही संवेदनशील और मुलायम प्रकार का पत्थर होता है, जो कि खास तौर से कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक संरचना के रूप में बना होता है। तो वायु के अंदर विभिन्न प्रकार के विषैले तत्व, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व लगातार इसको प्रभावित कर रहे हैं। इसके अंदर कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। लगातार ये अपना हल्का हल्का रंग बदल रहा है। इससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं, और इस एक भव्य ऐतिहासिक भवन को बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है उस क्षेत्र का वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा से भी प्रभावित होने वाले भवनों की सूची में एथेंस का एक्रोपोलिस, रोम का कोलोसियस और वाशिंगटन का लिंकन मेमोरियल प्रमुख है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे, क्योंकि ये औद्योगिक नगर हैं अपने आप में बड़े बड़े, यहाँ पर अम्ल वर्षा होना स्वाभाविक है। इस अम्ल वर्षा के कारण एथेंस के एक्रोपोलिस, रोम के कोलोसियस और वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम आसानी से देखे जा सकते हैं। अम्ल जब वायुमंडल में शुष्क रूप में होता है, तो धीरे धीरे भवनों पर संग्रहित होकर उन्हें क्षति पहुंचाने लगता है। इससे भवन जर्जर हो जाते हैं। जब ये वायुमंडल में होता है, तो धीरे धीरे ये भवनों की दीवारों पर, भवनों के आसपास के क्षेत्रों पर संग्रहित होने लगता है, वहाँ जम जाता है, और जमने से वो उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने लगता है, और भवन आगे पीछे चलकर जर्जर अवस्था में पहुंच जाते हैं। उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं व कालिक के जमाव से भवनों की सुंदरता खराब होने लगती है। जब उद्योगों
से या वाहनों से जो धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन काला होता है जब ये भवनों के ऊपर, इमारतों के ऊपर जम जाता है, खास तौर से सफ़ेद रंग की इमारतों पर जम जाता है तो उनकी सुंदरता को खराब करता है। वैज्ञानिकों ने मथुरा तेल शोधनशाला के प्रदूषण से ताजमहल पर दुष्प्रभाव की आशंका व्यक्त की है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि जो भवनों पर जब नुकसान देखा जाता है वायु प्रदूषण का, तो ताजमहल के ऊपर इसके दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। खास तौर से जो मथुरा तेल शोधनशाला है उसके दुष्प्रभाव की सबसे ज़्यादा आशंका है कि ताजमहल पर उसके दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़े। यातायात पर वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल की दृश्यता प्रभावित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का वायु में मिलने से होता है, अर्थात वायुमंडल में जब विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पहुंच जाते हैं तो वायु प्रदूषण फैलता है। कई बार ये धूल के कण होते हैं या अन्य प्रकार के कण होते हैं जो वायुमंडल में पहुंचकर उसकी दृश्यता को प्रभावित करते हैं। और आपको पता ही है प्रदूषक की मात्रा अधिक होने पर निकट की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जब वायुमंडल में इस प्रकार के प्रदूषक तत्व पहुंच जाते हैं तो वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाती है, उसकी पारदर्शिता कम होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में दृश्यता कमज़ोर हो जाती है और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम पास की वस्तुओं को भी नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में वाहन दुर्घटनाएं बढ़ने लग जाती है। कई बार आप देखते हैं कोहरे की स्थिति आ जाती है, वायु प्रदूषण के कारण गहरा कोहरा बन जाता है, धूम कोहरा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दृश्यता बहुत कम हो जाती है। हाईवे के ऊपर लगातार ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखी जाती हैं। जाड़ों में वायुमंडलीय व्युत्क्रमण के कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं ऊपर उठने की बजाय नीचे ही रह जाता है, अतः महानगरों में पर्याय धूम कोहरा छाया रहता है। तो अब सर्दियों के अंदर क्या होता है कि ठंडी हवा ऊपर होती है तो गर्म हल्की होने के कारण कई बार गर्म हवा एकदम से ऊपर नहीं जा पाती और ये धुआं नीचे की ओर ही उस ठंडी हवा के दबाव में जम जाता है, नीचे ही ये धुआं बैठ जाता है, जिससे कि इस धुएं के कारण दृश्यता कम हो जाती है और उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं खास तौर से महानगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इससे वायु परिवहन सर्वाधिक प्रभावित होता है। अनेक नियमित उड़ानें रद्द करनी पड़ती। अब जब वायुमंडल के अंदर इस प्रकार के प्रदूषक तत्व पहुंच जाएंगे, वायुमंडल की पारदर्शिता कम हो जाएगी, उसकी दृश्यता कम हो जाएगी, तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो वायुयान परिचालन पर पड़ता है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वायुयानों का संचालन तो वायुमंडल में ही होगा। जब वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर वायुयान संचालन नहीं किया जाता। हालांकि आपको पता है कि जो वायुयान है वो वायुमंडल की दूसरी परत या समताप मंडल में उड़ते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती, पर उड़ते तो धरती से हैं, क्षोभ मंडल को तो उनको पूरा पार करना पड़ता है। और वायु के प्रदूषण के कारण दृश्यता तो अल्प हो जाती है। तो वायुयान मान लीजिए उड़ गया किसी एयरपोर्ट से और जब वो उतरने की स्थिति में आया और दृश्यता अल्प होने के कारण वहाँ पे एयरपोर्ट पर उतरने के लिए उसे हवाई पट्टी पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दी, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होना निश्चित हो जाता है कि एयरपोर्ट के ऊपर हवाई पट्टी कहाँ है और उसे कैसे उतारा जाए। तो कई बार वायु प्रदूषण के कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं। 1998 में दक्षिणी पूर्वी एशिया के वनों में लगी भयंकर आग से वायुमंडल में फैले धुएं के कारण इंडोनेशिया से जाने वाली 1100 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं 1998 की बात है, इंडोनेशिया के जंगलों में भयंकर आग फैल गई जिससे वायुमंडल में धुआं फैल गया और वहां पर दृश्यता इतनी अल्प हो गई कि इंडोनेशिया से एक नहीं दो नहीं पूरी 1100 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। अन्य प्रभाव के अंदर हम देखते हैं उपयुक्त के अलावा वायु प्रदूषण के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड कपास, नायलॉन व अन्य रेशों को क्षीण करने के साथ साथ कपड़ों के रंगों को भी हल्का कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी की चमक को कम कर देता है तथा शीशे की वस्तुओं को काला कर देता है। ये सब वायु प्रदूषण के अंदर मिलने वाले प्रदूषकों के दुष्परिणाम हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा निलंबित
कण जंक पैदा करने तथा जंक लगने में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। वायु प्रदूषण के अंदर जो विषैली गैस पाई जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और निलंबित कण का मतलब धुएं के कारण या अन्य चीज़ों के कारण जो कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं वहां पर निलंबित अवस्था में अर्थात लटकी हुई अवस्था में रहते हैं, तो वो जंक लगने या इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। ओजोन से रबड़ में दरार पैदा हो जाती है। वायुमंडल में जब ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे रबड़ के अंदर दरारें पैदा होने लग जाती हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण के कारण हानिकारक प्रभाव अत्यधिक व्यापक व घातक होते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है और कई प्रदूषक वायु में पहुंचकर उसे प्रदूषित करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के व्यापक दुष्प्रभावों को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों करना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां व अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण वायु में लगातार प्रदूषक तत्व पहुंच रहे हैं और ये प्रदूषक तत्व पहुंचकर वायुमंडल के अंदर वायु को प्रदूषित कर रहे हैं और वायु प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। पर ऐसे उपाय जिससे कि हम इस प्रकार के प्रदूषक तत्वों को वायु में पहुंचने से रोक सकें, जिससे कि वायु प्रदूषण के ऊपर लगाम लगाई जा सके। निम्न उपायों द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित उपाय हैं, कुछ एक उपाय हैं जिनके द्वारा हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इन प्रदूषकों को जो कि वायुमंडल में पहुंच रहे हैं उनको वहां पहुंचने से रोक सकते हैं। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। पहला जो हमारा मुद्दा है वो है कि उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों द्वारा जो प्रदूषक तत्व वायुमंडल में मुक्त किए जा रहे हैं, पहले उस प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण उद्योग है। हम ये जानते हैं कि हमने जितने भी वायु प्रदूषण के कारण पढ़े उनमें से उद्योग या औद्योगिक गतिविधियों द्वारा सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण रोकने तथा कम करने की दिशा में विभिन्न अग्र उपाय अपेक्षित हैं। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए हम निम्नलिखित उपायों को कर सकते हैं। पहला है उद्योगों की स्थापना वायु प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए आबादी क्षेत्रों से दूर की जानी चाहिए तथा आबादी क्षेत्रों के मध्य स्थित औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। अब देखा जाए कि भाई जहां उद्योगों की स्थापना की जा रही है तो निस्संदेह औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व निकलते हैं, चिमनियों के रूप में, चिमनियों से धुएं के रूप में। तो ये देखा जाए कि यहाँ पर वायु का प्रवाह किस दिशा में है, क्या ये प्रदूषक तत्व वायु के प्रवाह के साथ आबादी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, आबादी क्षेत्रों की ओर जाएंगे, तो वायु का प्रवाह ऐसा देखा जाए जहां पर ये प्रदूषक तत्व वायु के प्रवाह के साथ आबादी क्षेत्रों की ओर न जाकर उससे दूर की ओर चले जाएं। उद्योगों की स्थापना से पूर्व पर्यावरण पर उनके प्रभाव का आकलन करना चाहिए। अब जब किसी भी उद्योग की स्थापना हो रही है तो ये तो पता है ना कि भाई किस प्रकार के उद्योग की स्थापना हो रही है, इस उद्योग में किस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां संचालित होंगी, उन औद्योगिक गतिविधियों में क्या उत्पाद बनेंगे, उन अंतिम उत्पादों के बनने के दौरान क्या क्या उप उत्पाद बनेंगे या ऐसे पदार्थ बनेंगे जो कि उनसे निकलकर वायु को प्रदूषित करेंगे। तो ये देखा जाए कि उन उद्योगों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के समस्त उपाय करने वाले उद्योगों को ही चालू रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब जब उद्योग स्थापित हो रहे हैं और उद्योगों को वहाँ पर स्थापित कर लिया गया है तो प्रशासन को ये निर्णय किया जाना चाहिए, कानून इतने सख्त होने चाहिए कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो औद्योगिक संयंत्रों के अंदर ऐसे उपकरण और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, जो उद्योग सीरियसली इन सभी उपायों का नियमों के अनुसार
प्रयोग करते हैं, नियमों के अनुसार उन्हें लागू करते हैं, उन्हीं उद्योगों को चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्यथा उन उद्योगों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इस प्रकार के नियम सख्त होना आवश्यक है। उद्योगों में उन्नत प्रौद्योगिकी व प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण कम हो। उद्योगों के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी और नई प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कि वायु प्रदूषण को फैलने से रोकती हों। उद्योगों पर बराबर निगरानी रखी जाए ताकि वायुमंडल में त्याज्य पदार्थों को पहले ही उपचारित किया जा सके। उद्योगों के अंदर बराबर निगरानी रखी जानी चाहिए कि उद्योगों से जिस प्रकार के पदार्थ उत्सर्जित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो किस मात्रा में निकल रहे हैं, उनके उत्सर्जन के अंदर कितनी अधिक मात्रा में विषैले पदार्थ हैं। इन विषैले पदार्थों को वायु में पहुंचने से पहले ही उपचारित किया जा सके, अर्थात उन पदार्थों को वायु में पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाए या उनके प्रभाव को न्यूनतम या उनकी मात्रा को बहुत कम से कम कर दिया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों में वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की नियमित जांच करके प्रदूषण को निर्धारित मानदंडों तक सीमित रखने के उपाय किए जाएं। औद्योगिक क्षेत्रों के वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की नियमित जांच होनी चाहिए और प्रदूषण को निर्धारित मानदंडों तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसके लिए लगातार निगरानी बनी रहनी चाहिए। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको वायु प्रदूषण के किन्हीं 2 दुष्परिणामों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। ये टिप्पणी 75 से 100 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोनों टिप्पणियों में आपकी शब्द सीमा 200 शब्दों से कम होनी चाहिए। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।